आपको ये बताया था कि सेल की लाइफ एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि सेलुलर लाइफ एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसलिए हम सेल की लाइफ को सेल साइकिल कहते हैं। ये चेंजेस का अमल तब तक सेल्स में जारी रहता है जब तक वो मुसलसल डिवीजन की फेज़ में रहते हैं, यानी एक सेल डिवाइड होता रहता है और अपने जैसे नए सेल्स, अपने से डॉटर सेल्स पैदा करता रहता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस तब तक जारी रहता है और ऐसा नहीं है कि जानदार की बॉडी के तमाम सेल्स मुसलसल डिवीजन के अमल में रहते हों। वो कई सेल्स ऐसे हैं, कई टिश्यूज़ के सेल्स ऐसे हैं जो डिवीजन के इस प्रोसेस को छोड़ भी देते हैं। तो वो फिर कहाँ स्टे करते हैं, वो किस स्टेज में आकर रुक जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम एक्सप्लेन करते हैं। सेल की लाइफ के दो बड़ी स्टेजेस हैं। एक सेल की लाइफ की स्टेज को हमने पढ़ा था सेल साइकिल में कि उसे इंटरफेज कहा जाता है। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, इस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। और दूसरी फेज़ को हमने कहा था कि ये माइटोटिक फेज़ है या एम फेज़ है और इस दौरान सेल डिवाइड हो रहा होता है। दिस इज डिवाइडिंग स्टेज। फिल वक्त हमारी डिस्कशन होगी इंटरफेज पर कि इस दौरान सेल में क्या चेंजेस आती हैं। इस टर्म को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और आपको मैंने इस तरह से बताया कि दिस वर्ड मीन्स बिटवीन टू कंसेक्टिव एम फेजेस। ये एम फेज है और जहाँ एक एम फेज ख़त्म होती है, ये एम फेज का इख्तिताम है, यहाँ से अगली इंटरफेज शुरू होती है और ये इंटरफेज वहाँ ख़त्म होती है जहाँ नेक्स्ट एम फेज शुरू होती है। तो दो कंसेक्टिव एम फेजेस के दरमियान बिटवीन टू फेजेस इंटरफेज ये मौजूद है। सेल की लाइफ का ये टाइम अलग अलग टिश्यूज़ में, अलग अलग जानदारों में, अलग अलग सेल्स में वेरी करता है। इंटरफेज के मतलब ये कहा गया है, बुक में यूँ लिखा हुआ है कि मिसलीडिंगली, यानी गलती से या सही तरह बयान ना किया जाए तो इंटरफेज के मतलब ये समझा जाता था कि शायद ये एक रेस्टिंग स्टेज है और इस दौरान सेल कोई ख़ास बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं करता। लेकिन यहीं पर बुक हमें बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इंटरफेज एक एक्टिव फेज़ है और सेल इस दौरान बहुत हायर लेवल पर बहुत फास्टर पेस पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। सो इंटरफेज के मुताल्लिक पहली स्टेटमेंट ये लिखी जाएगी कि ये क्या है, इट्स अ फेज और टाइम स्पेंट बाय सेलुलर लाइफ और सेल दैट स्पेंड्स टाइम between two consecutive एम फेजेस, दो मुत्तसिल आने वाली एम फेजेस के दरमियान जितना टाइम है वो इंटरफेज है। मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट क्या था? मिसलीडिंगली इसको कहा जाता था रेस्टिंग फेज, बट एक्चुअली क्या है, ये हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस दौरान सेल में बहुत हायर पेस पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ये तो है इंटरफेज का इंट्रोडक्शन। इंटरफेज की बच्चों 3 सब फेजेस हैं। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस: G1 फेज, S phase and G2 phase. This G stands for gap, means gap 1. S stands for synthesis and G2 stands for gap 2.
ये इन फेजेस के पूरे नाम हैं। और अगर मैं साइकिल में इस डायग्राम में इनको शो करूं तो एम फेज के बाद का ये टाइम, दिस इज कॉल्ड G1, G1 के बाद का ये टाइम, दिस इज कॉल्ड एस फेज, एस फेज के बाद का ये टाइम एम फेज से पहले, दिस इज कॉल्ड G2 फेज। तो सेलुलर लाइफ में इन सब फेजेस की ये जगह है। तो ये सारा टाइम, ये G1 से G2 तक, ये पूरा टाइम क्या है, ये सेल की इंटरफेज है। अब आप यहां से स्टार्ट करें कि एक सेल अभी डिवाइड हुआ है, और डिवाइड मसलन ये एक सेल था और ये डिवाइड हुआ है, ये पेरेंटल सेल, और इसने ये दो डॉटर सेल्स बनाए हैं। सो वी बिगिन फ्रॉम हियर। ये दो नए बने डॉटर सेल्स अपनी लाइफ यहां तक दोबारा कैसे गुजारेंगे? तो सेल की ये लाइफ की डिटेल्स क्या हैं? सेल की लाइफ यहां से शुरू होती है, और यानी जैसे ही सेल पैदा होता है अपने पेरेंटल सेल की डिवीजन से, तो वो एंटर हो जाता है इंटरफेज में, और इंटरफेज की G1 स्टेज में एंटर होता है। यानी सेल की लाइफ G1 से स्टार्ट होती है। और ये G1 में अब होना क्या है? G1 में इस सेल ने फूड लेनी है, इस सेल ने ग्रोथ करनी है, अपने मटेरियल्स बनाने। मैं इन पॉइंट्स को ज़रा मेंशन करता हूँ यहाँ कि G1 में होना क्या क्या है। दिस सेल वुड ऑब्टेन फूड, ये अपनी न्यूट्रिशन का इंतज़ाम करता है, it grows in its size, this produces its materials, ये अपने एंजाइम्स बनाता है, और DNA बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA बनाने के लिए अपने एंजाइम्स सिंथेसाइज कर न्यूक्लियोटाइड्स पैदा करता है। आप जानते हो कि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स बनाने के लिए सेल को अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, और DNA न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए सेल को न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं। तो G1 में सेल ने ग्रोथ करनी है, यानी सेल पैदा होते ही क्या करता है, पहले अपना सही साइज अटेन करता है, फूड लेता है, और अपने स्ट्रक्चर्स मुकम्मल करता है। उसने जैसा बनना है, जिस साइज का बनना है, वो अटेन करेगा, और उसके बाद अगली स्टेज में जाएगा। तो अब क्या सेल को पता है कि वो G1 में, क्या हम जब ये समझने लगते हैं तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों को एक अलग तरीके से एस्टिमेट कर लेते हैं। देखो, ये नाम हमने रखे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सेल पैदा होते ही G1 में आ जाएगा, ये हमने नाम रखा है। ये सेल को नहीं पता, सेल अपना काम कर रहा है। जब तक वो ग्रोथ कर रहा है, जब तक वो मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है, तब तक हम कह रहे हैं कि वो सेल गैप 1 में है, पहले गैप में है। इस वक्फे में वो क्या करेगा? इस वक्फे में उस सेल का काम ये है कि वो अपने मटेरियल्स बनाएगा, वो अपने DNA को बनाने के लिए अपनी तैयारी करेगा, वो अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए, अपने एंजाइम सिंथेसाइज करने के लिए अपनी तैयारी करेगा। और G1 से जब वो गुजरेगा तो वो एस फेज में आएगा। एस फेज सिंथेसिस, किस चीज की सिंथेसिस? दिस एस फेज इज पर्टिकुलरली मेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA, सिंथेसिस ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जितना भी सेल के पास है वो DNA अपना सिंथेसाइज कर लेगा। कैसे, क्या मतलब है इसका? अब मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। मुझे कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया, वो तकरीबन ठीक है या नहीं है आप खुद ही समझ जाएंगे, उस पर कुछ टाइम लगेगा। 2-4 दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि वो सवाल क्या था और उसका जवाब क्या बनता है। याद करें ज़रा, चैप्टर 4 पढ़ते हुए हमने क्रोमोसोम पर डिस्कशन की एक दिन, और मैंने आपको 2-3 हिंट्स याद करवाए थे। उनमें से एक हिंट क्या था? क्रोमोसोम क्या होता है?
क्रोमोसोम डीएनए की एक ख़ास शेप को कहते हैं जो थ्रेड की क्वाइलिंग और कंडेंसेशन के बाद हासिल होती है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज में कल आपको मैंने बताया कि वो क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में फ़र्क यूँ समझ लें कि अगर हम देखें कि ये पड़ा हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल, ये डीएनए का एक इंतहाई लॉन्ग इस तरह का फोल्डेड उलझा हुआ थ्रेड है, ये है थ्रेड लॉन्ग फॉर्म में, इस तरह लेंथी एक्सटेंडेड फॉर्म में ये पड़ा हुआ है। एक्चुअली तो ये ऐसा नहीं है, अब इससे पीछे चैप्टर 20 में बताया गया है कि वो किस फॉर्म में होता है, वो हम फिर बाद में देखेंगे। सपोज इस तरह से डीएनए का ये थ्रेड पड़ा हुआ है, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये जब एम फेज में आएगा तो ये फोल्ड होकर क्रोमोसोम बन जाएगा, ये क्रोमोसोम बन जाएगी, इस शेप को क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम कैसे बनेंगे? देखो, ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये थ्रेड्स कितने होते हैं किसी सेल में? जितने क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मेक्स 1 क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम का मतलब क्या है? एक इंतहाई लंबा मॉलिक्यूल डीएनए का जिसकी मिकदार बराबर है एक क्रोमोसोम के। दिस 1 मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम इन एम फेज। तो हम कहते हैं इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि इस तरह के 46 धागे होते हैं, 46 थ्रेड्स होते हैं जो इंटरफेज में होते हैं। अब इंटरफेज में आ गई एस फेज, हर मॉलिक्यूल, हर थ्रेड खुद को डुप्लीकेट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब 46 डबल होकर कितने हो गए? 92। तो यानी ये मॉलिक्यूल डुप्लीकेट होगा और इसी जैसा बिल्कुल एक और मॉलिक्यूल यहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा। ये क्या बनी? रेप्लिका ऑफ डीएनए। ये रेप्लिका ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल का रेप्लिका है। यानी क्रोमोसोम्स 46 ही रहे, लेकिन हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज हो गई। इस अमल को कहते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए और इसका हमने नाम रखा हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। ये डीएनए की डुप्लीकेशन जो एस फेज में होती है, यानी इस तरह के 46 धागे 46 ही और बनेंगे जो बिल्कुल इन जैसे होंगे। अब ये देखो, ये एक क्रोमोसोम था, उस जैसा एग्जैक्ट वैसा एक और रेप्लिका उसका तैयार हो गया, कॉपी तैयार हो गई। और एम फेज में जब ये जाएगा तो ये दोनों हूबहू कॉपीज, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ जाएंगी। ये क्रोमोसोम कहलाता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। इट्स अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ये डबल हुआ क्रोमोसोम मतलब क्या है कि वो सेम मॉलिक्यूल की 2 आइडेंटिकल कॉपीज हैं जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। अब गिनने में सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे, लेकिन हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज इसके साथ जुड़ी हुई होंगी एक सेंट्रोमियर के साथ। तो एक्चुअली वहां कितने होंगे? 92 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे उस सेल में जो एस फेज से गुजरा है। तो एस फेज के बाद ये होगा कि उस सेल में डीएनए की मिकदार डबल हो चुकी होगी, और जब एम फेज में आकर क्रोमोसोम बनेगा तो वो क्रोमोसोम जो इस फॉर्म में अपीयर होगा कि उसके 2-2 क्रोमेटिड्स होंगे। इन क्रोमेटिड्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो, एस फेज से पहले लेट अस सपोज यहाँ एक क्रोमोसोम था, ऐसा एक क्रोमोसोम का डीएनए था क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म। एस फेज के बाद वो हो गया लाइक दिस। कितने उसकी कॉपीज बन गई? 2। ये एक क्रोमोसोम क्या डीएनए तैयार हो गया 2 कॉपीज की फॉर्म में, और जब वो क्रोमोसोम बनेगा एम फेज में तो ऐसा नजर आएगा। लेट अस सपोज ये एक और क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम का डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में सिंगल था, एस फेज से गुजरा, इसकी भी रेप्लिका बन गई। रेप्लिकेशन से ये भी 2 हो गए, और जब एम फेज में इससे क्रोमोसोम बनेगा तो इस सिस्टर क्रोमेटिड के साथ भी
इस सेंट्रोमियर के साथ भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स जुड़े हुए होंगे। जेनेटिक्स की, सेल साइकिल की और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बुनियाद है ये पॉइंट, ये जो मैंने आपसे इन 5 मिनट्स में डिस्कस किया है। इसके बगैर आपका नॉलेज कभी भी सेकेंड ईयर का कंप्लीट ही नहीं हो सकता, आप समझ ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। अब ये तो आपको वक्त ही बताएगा कि ये क्या बात हुई है। इस सेल में 2 क्रोमोसोम्स का डीएनए था। एस फेज से गुजरने के बाद वो 2 मॉलिक्यूल्स डबल हुए, दोनों की सेम कॉपी बनी हू बहू। इन आइडेंटिकल कॉपीज को जब वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाएं, इन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स, आइडेंटिकल कॉपीज दैट आर एडहियर्ड विद सेम सेंट्रोमियर। तो ये 2 क्रोमाटिड्स वाले क्रोमोसोम की ये फिलॉसफी है। वो एक क्रोमाटिड वाले क्रोमोसोम पर बाद में डिस्कशन होगी। ये है एस फेज ऑफ इंटरफेज। इस दौरान सेल का डीएनए डुप्लीकेट होता है और इसके बाद आती है G2। जब सेल डीएनए सिंथेसाइज कर लेता है तो G2 के बाद उसने जाना है एम फेज में। एम फेज में बहुत बड़ी एक्टिविटी होनी है। उस एम फेज की तैयारी सेल करता है G2 फेज में। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत तेजी से होता है। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी स्टोरेज फॉर मूवमेंट, फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए एनर्जी स्टोरेज, प्लस सेल डिवीजन के लिए एनर्जी स्टोरेज, और आरएनए सिंथेसिस, राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस वगैरह वगैरह। ये तमाम काम होते हैं गैप 2 में। तो इंटरफेज को हम ये नहीं कह सकते कि ये एक रेस्टिंग स्टेज है, इस दौरान कोई काम नहीं हो रहा है। इस दौरान सेल में बहुत रैपिड और बहुत हायर पेस पर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ये इनकी समरी है। सेल एम फेज में आता है और अपना डीएनए डिवाइड करता है, 2 डॉटर सेल्स को देता है और इस तरह एक पेरेंटल सेल की डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स पैदा हो जाते हैं और फिर सेल इंटरफेज में आ जाता है। 2 एस्पेक्ट और डिस्कस होने हैं यहाँ। पहला एस्पेक्ट जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में क्वेश्चन रेज किया कि एक सेल मजीद डिवाइड नहीं होना चाहता या उसकी डिवीजन की लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो वो सेल अपनी डिवीजन को कैसे रोके। याद रखना बच्चों, ये जितनी फेजेज हैं, इन तमाम फेजेज में, एम फेज में, G1 में, एस में, G2 में, इन जनरल और पर्टिकुलरली एम फेज में और इंटरफेज में क्या मौजूद है? देयर आर सर्टन चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट क्या होता है? आप किसी बिल्डिंग में दाखिल होने लगे, गेट पर आपको चेक किया गया, फिर आप उसके अगले एंट्रेंस पे गए, पर्टिकुलर साइड पे फिर आपको चेक किया गया, फिर आपने एक ऑफिस में जाना है, वहाँ आपको दोबारा से आपको जहाँ जहाँ रोका जा रहा है किसी ऑफिस में एंट्री के दौरान या किसी शहर में एंट्री के दौरान, वो जगह क्या कहलाएगी? चेक पॉइंट। सेल ने अगली फेज में जाना है तो उसका चेक पॉइंट है, क्या रेप्लिकेशन सही हुई, क्या ग्रोथ सही हुई, क्या प्रोटीन्स बन गई, क्या क्रोमोसोम सही तकसीम हो गए। हर चीज़ को चेक किया जाता है हर फेज में। देयर आर सर्टन चेक पॉइंट्स। जिस सेल ने डिवीजन छोड़नी हो और उसने मजीद तकसीम ना होना हो, उसके लिए चेक पॉइंट G1 में है और सेल G1 को छोड़ देता है और एक और फेज में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड G0। 0 लिखते साथ पढ़ते हैं G0। G0 फेज में सेल शामिल हो जाता है। इसमें दाखिल होने से क्या होगा? अब सेल एस फेज में नहीं जाएगा, ना वो डीएनए डुप्लीकेट करेगा, ना ही वो डिवीजन में जाएगा और डिवीजन छोड़ देगा। उसकी वजूहत है, अब आप बड़े हो रहे हैं या अपने आप को समझते हैं कि आप बड़े हो गए होंगे, तो सेकेंड ईयर में तो आ गए बगैर इम्तिहान दिए, तो बड़े भी हो गए होंगे। अच्छा, आप बड़े हो गए, आपने बचपन में ABC सीखी, फिर आपने अलिफ बे सीखी, फिर आपने वो मैथमेटिक्स वाले टेबल सीखे, फिर आपने साइंस सीखना शुरू की और फिर बायोलॉजी सीख रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ करी जा रहे हैं। इसके साथ साथ मोबाइल, आप लोग बहुत मोबाइल पे आप लोग पता नहीं क्या कुछ सीख चुके हैं, आप बहुत एक्सपर्ट होंगे। अब क्या हो कि आप रात को ये सब कुछ सीख के सोएं और रात को
न्यूरॉन्स डिवाइड हो जाएं, ब्रेन के सेल डिवाइड हो जाएं, नए सेल बन जाएं, सुबह डॉटर सेल्स को फिर से नए सिरे से ABC सिखानी पड़ेगी, है कि नहीं? सुबह उनको फिर से पूरी बायोलॉजी सिखानी पड़ेगी, फिर केमिस्ट्री सिखानी पड़ेगी। तो न्यूरॉन्स के मुतल्लिक कहा जाता है कि इनकी मेजॉरिटी हमारे पैदा होने से पहले बन चुकी होती, ये सिर्फ ग्रोथ करते ही, डिवाइड नहीं होते। आईलेंस के सेल्स डिवाइड नहीं होते, न्यूरॉन्स और आईलेंस के सेल्स डिवाइड नहीं होते तो जिंदगी के साथ साथ वीक हो जाते हैं और आप लोग चश्माटू बन जाते हैं। ये क्या रीजंस हैं? जिन टिश्यूज़ के फंक्शंस ऐसे हैं कि उनको वो मुसलसल डिवीजन में नहीं रह सकती, वो सेल्स डिवीजन छोड़ देते हैं, और इस डिवीजन के छोड़ देने को हम कहते हैं दैट सेल एंटर्स इनटू G0 स्टेज। ये चेक पॉइंट है। एक एस्पेक्ट ये ज़हन में रखना है कि इस दौरान सेल डिवीजन छोड़ देता है। दूसरी जो इंटरफेज के आखिर पर एक पॉइंट है कि सेल इंटरफेज में और एम फेज में कितनी देर रहता है, तो ह्यूमन सेल की टाइमिंग दी हुई है और यीस्ट सेल की टाइमिंग दी हुई। कहते हैं एक जनरल ह्यूमन सेल 24 आवर्स में एक सेल साइकिल मुकम्मल करती। इनकी टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि ये G1 जो है ये 9 आवर्स की है, S फेज जो है ये 10 आवर्स की है, G2 फेज ये 4.5 आवर्स की है, और माइटोसिस ये M फेज ये जो 30 मिनट्स की। ये इन 24 आवर्स की डिवीजन है। फिर दूसरी एग्जांपल दी हुई है यीस्ट सेल की, फंगस की। कहते हैं यीस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड करके तो वो बडिंग कर लेता है। न्यूक्लियर माइटोसिस जो होती है उनमें, फंगस में न्यूक्लियर माइटोसिस, 1.5 घंटे में वो सेल डिवाइड होकर एक अपने जैसा नया सेल बना लेता। आखिर पर ये टाइमिंग मेंशन कर देनी। इन स्टेजेस की डिटेल्स और इनके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आपने जहन में रखने कि इनकी ज़रूरत क्या है। तो इंटरफेज में क्या होता है ये हमने सीखा, कल हम सीखेंगे कि एम फेज में क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच।